हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। तो आज हम 11th बिजनेस स्टडी में एक अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बिजनेस के। हम लोग बात करते हैं बेटा बिजनेस के ना, बिजनेस के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो पैसे से जुड़ा हुआ है। दूसरा कौन सा बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव, जो समाज से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे एम्प्लॉयज़ से जुड़ा हुआ है। बिजनेस को अपने मेनली 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ते हैं। बिजनेस पैसा कमाता रहे, बिजनेस की समाज में एक अच्छी इमेज बनी रहे, बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहें। अगर बिजनेस इन तीनों ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है तो इसका मतलब है वो एक कामयाब बिजनेस है, वो बिजनेस ज़रूर तरक्की करेगा ही करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मैंने बोला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव, पैसे कमाने से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव। हमने बिजनेस स्टडी में जब स्टार्ट किया था 11th के बिजनेस स्टडी में, हमने आपको पढ़ाया था ना, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर 2 प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। पढ़ी हुई ना बेटा वहाँ पे? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुआ कौन सा? जो ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव में पैसा कमाना ही लिखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ बेटा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुआ। तो पढ़ें एक बार। द बिजनेस इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस को करा किस ऑब्जेक्ट से किया? किस ऑब्जेक्ट से जाता है? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। हैंस द बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए हम लोग बिजनेस को क्या मानते हैं? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अंडर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूडेड। जब हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना बिजनेस की, तो बेटा बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ना बिजनेस के 3 ऑब्जेक्ट आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले पता है बिजनेस किसके बारे में सोचता है? सबसे पहले बिजनेस सोचता है तो सर्वाइवल के बारे में। यहाँ पे ना जियो की कहानी याद रखना बच्चे। किसकी कहानी याद रखनी है? जियो की। ठीक है ना? जियो जो है ना, टेलीकॉम वाला जो जियो है, उसको याद रखना। सबसे पहले क्या था मार्केट में? उन्होंने सर्वाइवल किया। सबसे पहले क्या उन्होंने? सर्वाइवल किया। पहले मार्केट में आके टिके, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। उन्होंने क्या बोला? 100 रुपये में इंटरनेट दे रहे जी, 100 रुपये में इंटरनेट दे रहे हैं। पहले फ्री में सिम बांटी, फिर बोला कि भैया इसमें 100 रुपये का रिचार्ज करा लो। ठीक है? उन्होंने इतने सस्ते सस्ते प्लान मार्केट में लॉन्च किए, इतने सस्ते सस्ते प्लान मार्केट में लॉन्च किए, सिर्फ किस लिए? ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सकें। उन्होंने खाली क्या किया? अपनी कॉस्ट को रिकवर किया। खाली क्या किया? अपनी कॉस्ट पे ध्यान दिया। उन्होंने प्लान इतने रुपए में बेचा कि उनकी कॉस्ट कवर हो जाए। जब उनकी कॉस्ट कवर हो गई, जब जियो की खाली कॉस्ट कवर हो गई, तो जियो का क्या हो गया? मार्केट में सर्वाइवल हो गया। जियो मार्केट में क्या गया? टिक गया। 2-3 साल जियो मार्केट में टिका, उसके बाद उसने अपने प्लान के रेट बढ़ा दिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव किया था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वाइवल। सर्वाइवल के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि ना भैया खाली कॉस्ट कवर हो जाए, आगे तो देख लेंगे। कॉस्ट कवर हो गई तो काम चल गया। ठीक है जी? तो जियो ने सबसे पहले किस पे ध्यान दिया बेटा? अपने सर्वाइवल पे, कि पहले बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव करने के लिए उन्होंने खाली किस पे फोकस किया? इतने सस्ते प्लान लॉन्च किए कि खाली कीमत कवर हो जाए। ठीक है जी? द बेसिक पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइवल इन द कम्पिटेटिव मार्केट। कंपटीशन मार्केट में खाली सर्वाइव कर जाओ आप। बेसिक ऑब्जेक्टिव खाली यही होता है। फॉर द लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय तक ना बेटा टिक गया ना, एक दिन तो वैसे बिजनेस चल जाएगा उसका। लंबे समय तक टिकते नहीं है लोग। और लंबे समय तक क्यों नहीं टिकते? क्योंकि कॉस्ट कवर नहीं कर पाते। जियो ने कुछ टाइम दिया फ्री में, इतना पैसा था उसकी जेब में। कुछ टाइम तक जियो ने क्या दिया फ्री में। इतना पैसा था उनकी जेब के अंदर कि हम दे सकते हैं कुछ टाइम तक फ्री में। फिर उन्हें पता था कि उनकी जेब इतनी ही अलाउड करेगी। फिर वो कहाँ पे आ गए? नहीं यार, अब कॉस्ट निकालना चालू करो, अब घर से नहीं देंगे। सबसे स्टार्टिंग में फ्री में दिया, फ्री में देके लोगों को लत लगाई, लत लगा के कॉस्ट रिकवर करनी स्टार्ट कर दी, सस्ते सस्ते प्लान देने चालू कर दिए, ताकि वो मार्केट में लॉन्ग पीरियड तक टिके। एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ कवर द कॉस्ट। सर कॉस्ट कवर करेगा तभी मार्केट में लंबे समय तक टिकेगा कोई भी प्लेयर। कॉस्ट कवर नहीं करेगा तो मार्केट में एक दिन वैसे ही डूब जाएगा। ठीक है जी? तो जियो ने ज़्यादा लंबे समय तक फ्री नहीं बांटा। फिर जियो ने कुछ टाइम तक, जब तक जेब में पैसा था, उन्होंने फ्री बांटा। जैसे उन्हें लगा कि भैया अब जेब जो है ना थोड़ा उसमें आ गई है, टाइट आ गई है, उन्हें पता था कि यहाँ तक फ्री बांटना है। और जैसे ही फ्री बांटना बंद किया, कॉस्ट कवर करनी चालू कर दी जी फटाफट। कॉस्ट कवर हो गई, कॉस्ट कवर होने लग गया, जियो का सर्वाइवल हो गया मार्केट के अंदर, जियो टिक गया मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का जी? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कमाने पे बात आ गई।
अब देखो कॉस्ट भी बंदा कब तक कवर करेगा, कितने टाइम तक बंदा होगा कि खाली कॉस्ट कॉस्ट पे काम करता रहेगा। एक दिन तो आएगा ना जब जियो प्रॉफिट कमाएगा, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। तो जियो ने भी क्या किया, उसके प्लान पहले कितने थे, 300 रुपये के, 300 रुपये में 3 महीने, 400 रुपये में 3 महीने। अब कितने रुपये में 3 महीने, 600 रुपये में 3 महीने। जियो सीधा कहाँ पे लिया है, 600 रुपये पे। अब जियो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। अब जियो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट सिचुएशन पे आ गया लोग। उन्होंने कहा अब कॉस्ट तो कवर हो ही गई है, मार्केट में नाम भी टिक गया है, मार्केट में सर्वाइवल हम आराम से कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने प्लान महंगे करते गए और अपना प्रॉफिट बुक करते गए। सर ज़रूरी है ना, लंबे समय तक तो आप खाली कॉस्ट को रिकवर कर लोगे तो नहीं चलेगा ना काम। तो जियो ने क्या किया, मार्केट के अंदर फिर आगे उन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, ताकि प्रॉफिट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप ना बहुत लंबे समय तक खाली कॉस्ट पे भी टिके नहीं रह सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट। सर मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का प्रॉफिट कमाना ही होता है ना। क्या अंबानी ने जियो लोगों को चैरिटी करने के लिए खोला था क्या, जी मैं चाहता हूँ पूरा भारत फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करे, मैं चाहता हूँ पूरा भारत फ्री में बात करे ना। मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि हमें भी तो प्रॉफिट कमाना है। भैया आपको बकैती करनी है, आप बात करो, मुझे फ़ोन पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेट चलाना है चलाओ। अंबानी का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके नेट चलने से उसका प्रॉफिट आना चाहिए। द प्रॉफिट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को आगे क्या करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। बहुत टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो मार्केट से अपने आप खत्म हो जाओगे। ठीक है सर, बहुत टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमाती ना तो सरकार अपनी संस्थाएं तक बंद कर देती है। सरकारी संस्थाएं जो है ना, जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, सरकार उन्हें तक बंद कर देती है अगर बहुत टाइम तक वो प्रॉफिट नहीं कमाती तो। देखो आजकल सरकार ने कितने सारे जो अपने जो उपक्रम है, जो सरकार ने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल के लगा रखी है कि भैया बेच दो ही नहीं, जिनको जो लंबे समय से प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो गवर्नमेंट ही बेच देती है, क्योंकि भैया प्रॉफिट नहीं कमा रही तो नुकसान कब तक बियर करेंगे। तो प्रॉफिट कमाना जरूरी है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बिजनेस के। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, एक्सपेंशन करना। जियो ने ये भी किया, जियो ने क्या किया, पहले मार्केट में टिके, कॉस्ट कवर की अपनी खाली, फिर मार्केट में आया प्रॉफिट। ठीक है, फिर जियो ने किया ग्रोथ, अपने काम को फैलाया। ठीक है ना, जियो ने फैलाना चालू किया। पहले जियो क्या बेच रहा था, सिम बेच रहा था, खाली टेलीकॉम इंडस्ट्री था। फिर जियो लेके आया क्या, जियो मार्ट, अब भैया सामान बेचूंगा। उसने क्या किया, अपने बिजनेस को एक दूसरी जगह एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर दिया। समझ में आ रही बच्चे बात। आप लोग ना फैशन की दुनिया में अगर आप जाते हो तो फैशन में अब बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं बेटा, जैसे मिंत्रा है, ठीक है, और एक बहुत फेमस वेबसाइट है आजियो.com। लोगों को नाम नहीं पता, आजियो भी जियो वालों की है। नाम उन्होंने क्या किया, अपने जियो के आगे आजियो लगा दिया। आजियो भी जियो का ही है। ठीक है जी। आजियो जियो का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने यानी कि उन्होंने अपने बिजनेस को क्या करना स्टार्ट किया, बाद में एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो जियो ने ग्रोथ की, प्रॉफिट के बाद जब पैसा आ गया तो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर दिया, जियो मार्ट खोल दिया, आजियो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। ठीक है जी। तो ग्रोथ किसी बिजनेस का कब पॉसिबल है, जब आप प्रॉफिट कमा लोगे। प्रॉफिट कमा लोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी कि भैया हमने तरक्की करी है। तो आपकी तरक्की जो है वो किससे दिखेगी, आपकी तरक्की जो है, आपका सक्सेस जो है किससे दिखेगा, वो दिखेगा आपकी ग्रोथ से। आपकी ग्रोथ किससे शो होगी, आपकी ग्रोथ शो होगी या तो आपने सेल्स बहुत ज़्यादा कर ली, आपने सेल्स बहुत ज़्यादा कर ली, हम आप दिखा रहे हो भैया देखो 500 करोड़ की सेल थी, अब 20,000 करोड़ की सेल हो रही है। ठीक है जी, ये ग्रोथ का पैरामीटर है। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हो, पहले 4 प्रोडक्ट बेचते थे, अब देखो 2,000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये भी ग्रोथ का पैरामीटर है। कस्टमर्स, पहले देखो हमारे 2,000 कस्टमर से हमारे 20,000 कस्टमर है, ये भी ग्रोथ का पैरामीटर है। ब्रांचेस, पहले 4 ब्रांचेस थी, आज पूरे ऑल इंडिया 2400 ब्रांचेस है, ये भी ग्रोथ का पैरामीटर है। ठीक है जी। तो बिजनेस ग्रो, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने बिजनेस को जरूर ग्रो करती है, जरूर बढ़ाना पड़ता है। जो चीज़ें बढ़ती नहीं ना, एक दिन आने के बाद अपने आप घटना स्टार्ट हो जाती है बेटा, ध्यान रखना ये बात, ज़िंदगी भर ध्यान रखना। अगर कभी किसी बिजनेस के मैनेजर बनोगे, जो बिजनेस लंबे समय तक बढ़ते ही नहीं है ना, वो एक दिन अपने आप गिरने चालू हो जाते हैं। तो बिजनेस में हमेशा कीप इन माइंड कि आपको हमेशा ग्रो करना है, ग्रो नहीं करोगे गिर जाओगे एक दिन। द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर विद द ग्रोथ। सक्सेस, किसी बिजनेस की सक्सेस को किससे मेजर किया जाता है, उसकी ग्रोथ से मेजर किया जाता है।
द ग्रोथ में बी इन द टर्म ऑफ द इंक्रीज इन सेल्स, ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे आप, या तो सेल्स इंक्रीज हो गई है, या फिर इंक्रीज इन द कस्टमर, आपके कस्टमर इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज इन द ब्रांचेस, आपकी ब्रांचेस बढ़ गई है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गए हैं। ठीक है जी, ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक बार ना कभी भी अगर आपको लगता है ना कि यार थोड़ा सा कुछ रह गया है, तो एक बार ना वीडियो को दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते बेटा हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव पे। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए। आजकल तो कंपनीज एक्ट 2013 में इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन भी बना दिया गया है, सेक्शन 135 फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्ले करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नहीं करोगे ज़बरदस्ती करवा लेगी सरकार आपसे। तो इससे बढ़िया भैया खुद ही अपना जो दिमाग है ना खुद ही लगाओ कि सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे कुछ हैं, जिससे कि आपके बिज़नेस की एक अच्छी इमेज मार्केट में बन जाए। जो भी बिज़नेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करता है ना बेटा, उसकी ना बड़ी एक पॉजिटिव सी इमेज होती है। लाइक इंडिया के अंदर टाटा कंपनी की इमेज है बेटा। टाटा कंपनी के बारे में ना कोई भी बंदा कभी आपको बुरा बोलता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि रतन टाटा ने एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव इमेज जो है ना वो बना रखी है। बॉम्बे के अंदर वो एक हॉस्पिटल चलाता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। सर वहाँ पे वो गरीब लोगों का इलाज भी करते हैं। ठीक है जी, फ्री में भी इलाज करते हैं। कैंसर पीड़ितों का इलाज करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ही कम रेट में करते हैं। तो टाटा कंपनी क्या करती है, वो अपने बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव ना पूरे करती है, और सोशल ऑब्जेक्टिव वो पूरे करती है, इसीलिए वो फेमस है, इसीलिए लोग उसके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि भैया आप डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को सप्लाई करोगे। कस्टमर जिस क्वालिटी का सामान चाहता है आपको सामान उस क्वालिटी का बनाना है। कस्टमर एक हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सामान चाहता है कि कम कीमत में उसको एक अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाए। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि ना बिजनेसमैन एक अच्छी क्वालिटी का सामान बनाए, और हम ये नहीं बोले कि उस अच्छी क्वालिटी के सामान को आप फ्री में दे दो यार, आप उसको कम कीमत पे दे दो, आप उसको एक फेयर प्राइस पे दो, एक सही कीमत पे तो दो। ठीक है, आप अपना प्रॉफिट चार्ज करो, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट ही मत चार्ज करो कि बिज़नेस मुसीबत में आ जाए। समझ में आ रही बात। तो बिज़नेस को क्या करना चाहिए, अपने गुड्स को, जो भी सामान वो बेच रही है, अपने सामान को अच्छी क्वालिटी और उसको सही कीमत पे बेचना चाहिए। यह है पहला सोशल ऑब्जेक्टिव। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन, टू मेंटेन द गुडविल। सर अगर आपको लॉन्ग रन तक मार्केट में सर्वाइव करना है और आप अपनी गुडविल मेंटेन करना चाहते हो, तो किससे होगी गुडविल मेंटेन, द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई द प्रोडक्ट विद द राइट क्वालिटी एट द फेयर प्राइस। तो उसको एक सही क्वालिटी का सामान फेयर प्राइस पे बेचना पड़ेगा। जो बिजनेस एक सही क्वालिटी का सामान फेयर प्राइस पे बेचते हैं ना बेटा, वो मार्केट में बहुत जल्दी अपनी गुडविल बना लेते हैं, और जिनकी गुडविल बन जाती है ना वो मार्केट में लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, टाटा हमेशा याद रखना, टाटा नमक। सर इंडिया के अंदर नमक की जो बेस्ट क्वालिटी है ना वो टाटा नमक की है, और सर बेस्ट प्राइस पे बेचता है टाटा उसे। बेस्ट प्राइस पे सबसे सस्ता नमक है टाटा नमक, सबसे अच्छा नमक है टाटा नमक। एक सही क्वालिटी सही प्राइस पे मिल रही है आपको। इसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने मिलावटी सामान नहीं बेचना, आपने ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, आपने अननेसेसरी सामान को वो नहीं करना, होर्डिंग नहीं करनी, आपने सामान स्टॉक ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है। ये सब होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर बिजनेस को ईमानदारी से काम करना है। ठीक है जी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेफर टू द ब्लैक मार्केटिंग। आपने ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, कोई काला बाजारी नहीं करनी, अडल्ट्रेशन मिलावटी सामान नहीं बेचनी, होर्डिंग स्टॉक आपने भर के रख लिया कि जब महंगा होगा ना तब बेचेंगे, ये नहीं करना। इंडिया में प्याज के साथ बहुत ज़्यादा होता है ये, कि जब प्याज सस्ती आती है ना मार्केट में तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसको स्टॉक कर लेते हैं। बाद में जो प्याज 2 रुपये की बिकने वाली प्याज होती है उसको 100 रुपये में बेच देते हैं। ओवर चार्जिंग, कई बार क्या होता है बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को जानबूझ के ओवर चार्जिंग करके बेच रहे हैं। उसको लगा पब्लिक को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तुरंत उसके रेट बढ़ा देगा। ऑक्सीजन सिलेंडर आपके लिए एग्जाम्पल है, कोरोना के टाइम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ओवर चार्जिंग ऑफ द प्राइस। सर कई सारे बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट को ओवर प्राइस कर दिया, ज़्यादा कीमत में बेचने लगे। 800 रुपये का इंजेक्शन 45,000 रुपये का इंजेक्शन बना दिया। सर इससे ज़्यादा ओवर चार्जिंग क्या लोगे। दिस विल नॉट लूज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इससे खाली आप अपने बिजनेस के रेपुटेशन ख़राब नहीं कर रहे हो सर, इससे आप जेल भी जा सकते हो। इट इज़ पनिशेबल ऑल्सो, पनिश भी कर सकते हैं सरकार। आपको पकड़े गए तो लपेटे में जाओगे। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की।
चलो जी, तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सर बिजनेस को बड़ा फोकस करना चाहिए कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। सर लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे ना तो लोग चोरी चकारी नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ, जितने ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी या फिर ये प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हाउस है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, ये हमारे देश के लिए ही अच्छा है। उतना ज़्यादा क्राइम रेट कम होगा, उतना ज़्यादा क्रिमिनल्स कम होंगे, क्योंकि काम करने के लिए मिलेगा तो कोई चोरी क्यों करेगा? चोरी बंदा क्यों करता है? खाली बैठा होता है, किसी को मज़े थोड़ी आ रहे चोरी करने में। अगर एक बंदा ईमानदारी से काम को ढूंढ पा रहा है, वो ईमानदारी से इतना काम कर पा रहा है कि वो अपनी फैमिली को चला पाए, तो क्यों कोशिश करेगा कि मैं चोरी करके जेल जाऊँ? उसको पता है कि चोरी करेगा तो एक ना एक दिन जेल ज़रूर जाएगा। फिर किसी की फितरत में नहीं होता चोरी करना, मजबूरी में होता है चोरी करना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो बिजनेस हाउसेस को क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयमेंट में, सॉरी, अपने इन्वायरमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे तो समाज अच्छा बनेगा, लोगों के पास रोज़गार होगा। अब जब लोगों के पास रोज़गार होगा तो लोगों की जेब में पैसा होगा ना। जब लोगों की जेब में पैसा होगा ना तो होगा क्या? लोग खर्च करेंगे ना, आप ही का सामान तो खरीदने जाएंगे मार्केट में। ठीक है, अल्टीमेटली फ़ायदा बिजनेसमैन्स का ही है। तो बिजनेस शुड क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। द बिजनेस मस्ट गिव द प्रेफरेंस टू द हैंडीकैप। देखो थोड़ा सा ना, अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे भी रहे हो तो थोड़ा सा भला कर दो। किन लोगों का? हैंडीकैप लोगों का। थोड़ा हैंडीकैप लोगों को प्रेफरेंस दिया करो, डिसेबल्ड लोगों को प्रेफरेंस दिया करो, गरीब लोगों को प्रेफरेंस दिया करो। ये सब ना मार्केट में बेचारों को, इनको आसानी से जॉब नहीं मिलती। अगर कोई बिजनेस इन लोगों को प्रायोरिटी से जॉब देता है ना तो उस बिज़नेस की एक मार्केट इमेज अच्छी होती है। मार्केट इमेज अच्छी होगी तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। यार हैंडीकैप लोगों को कोई भी अपने उसमें बिज़नेस में जॉब नहीं देता, आप दो। ठीक है, मैंने देखा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, सर मेरे को बहुत अच्छा लगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कि उन्होंने, वो लोग हैंडीकैप उनको ना प्रेफरेंस देते हैं। मैंने 1 या 2 ब्रांचेस में देखा कि उनके हैंडीकैप एम्प्लॉयज़ मैंने वहाँ पे देखे। ठीक है, अब वो बहुत अच्छा लगा मुझे बैंक की पॉलिसी के अंदर कि वो हैंडीकैप एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस देते हैं। दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है? बिजनेस की पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है कि गरीब लोगों को अपने व्यापार में वो क्या देते हैं? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने भी किया है कि वो अपनी इंडस्ट्री जो है ना, उन्होंने क्या की है, बैकवर्ड एरियाज में जाके जानबूझ के अपनी इंडस्ट्री लगाई। ठीक है, इतने बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगा के वहाँ पे क्या हुआ? बैकवर्ड एरिया के गरीब गरीब लोगों को रोज़गार मिला। सरकार को भी ये चीज़ उतनी अच्छी लगी, सरकार से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे बात की, सरकार ने भी उनके 10-10 साल के टैक्स माफ़ कर दिए। तो अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर करते हो, इससे देश का भला होगा। एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है ये। फिर है सोशल सर्विस। सर सोशल सर्विस क्या है कि बिजनेस हाउसेस को क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ सोशल सर्विस भी करनी चाहिए। आप ह्यूज प्रॉफिट, आप बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप क्या करो ना, आप एक स्कूल खोल दो जहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, एक कॉलेज खोल दो जहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, एक कोई मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, चर्च बना दो, जहाँ पे जाके लोग अपनी प्रार्थना कर सकें। थोड़ा सा चैरिटेबल काम भी कर दो, थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छा मानते हैं सब चीज़ों को। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया कि टाटा कंपनी ने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने किया हुआ है, मुझे इतना मतलब बहुत सारी कंपनीज का मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता। टेम्पल में मुझे याद है कि बिरला एक बहुत भारत में बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, उनके बाद उन्होंने भी मंदिर बनाया हुआ है बिरला मंदिर के नाम से। बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं। रिलायंस आजकल जो है वो जो जियो जिसकी हम बात करते हैं, रिलायंस जो है वो भी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल जो नीता अंबानी जो है वो चला रही है। तो इन सब से भी क्या होता है, बिजनेस की एक पब्लिक इमेज अच्छी होती है। बिजनेस की जब पब्लिक इमेज अच्छी होगी ना तो बिजनेस अपने आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। लोग कहते हैं नहीं यार ये बंदा अच्छा है ना, इसी का सामान खरीदना है। आपने कभी देखा है लोग कभी ऐसे बोल रहे हैं कि ये बंदा बेकार है ना, हम इसकी दुकान पे जाके सामान खरीदेंगे? ऐसा नहीं होता बेटा। हम भी सामान खरीदते टाइम प्रेफर करते हैं नहीं यार ये बंदा अच्छा है, इसके यहाँ से सामान खरीदेंगे, बेकार बंदे के यहाँ सामान नहीं लेंगे। लास्ट पॉइंट है पॉल्यूशन। मेरा मानना है कि इसको ना पहला पॉइंट डालना चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर। सर बिजनेस का सबसे बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पॉल्यूशन नहीं करना। पॉल्यूशन आज के टाइम पर सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर पॉल्यूशन से हो क्या रहा है? पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पॉल्यूशन से नुकसान सिर्फ आपको लग रहा है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो वो पॉल्यूशन आपके आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, लेकिन आपको नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। उस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको भी पड़ रहा है, आपकी फैमिली को भी फेस करना पड़ रहा है वो पॉल्यूशन। तो बिज़नेस को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी प्रोडक्शन टेक्निक पे कि वो प्रोडक्शन टेक्निक एक इस तरीके की इस्तेमाल करे कि उनकी प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर क्या ना हो, पॉल्यूशन ना हो। प्रोडक्शन टेक्निक को तो यूज़ करना ही है कि आपने प्रोडक्शन टेक्निक से पॉल्यूशन ना हो। साथ में ना एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो आपका बिज़नेस का जो वेस्ट निकलता है, जो बाद में स्क्रैप बचता है,
स्क्रैप का बिजनेसमैन का क्या करते क्या है सर, बुरा मानना हो तो कोई बुरा माने, 10 बार माने। सर इंडिया में होता क्या है कि ना बिजनेसमैन जो है ना अपने स्क्रैप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। स्क्रैप को करते क्या है, गाड़ियों से अपनी कंपनी से क्या करेंगे, कबाड़ा भरेंगे, कहीं सड़क पर डाल देंगे। सर ट्रक भर भर के लोग सड़क पे हाईवे पे डाल जाते हैं। सर क्या मीनिंग है ये? अब एक सही कूड़ेदान में पहुंचा दो उसे। कूड़ेदान में पहुंचाने के लिए कौन मना कर रहा है आपको? कूड़ेदान में नहीं डाला जा रहा अब आपसे। सर अपने स्क्रैप को सही जगह बिजनेसमैन डंप नहीं करते हैं। अपने स्क्रैप को सीवेज में नहीं डालेंगे, नदियों में, नालों में डाल देंगे ऐसे ही, जो उनका गंदा पानी आ रहा है। सर ये सब बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए कि जो उनका स्क्रैप है, जो उनका वेस्ट है, वो सही जगह डंप हो। ठीक है जी, उसको सही जगह साइकिल से उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर उसको यूज़ करें। अगर पॉल्यूशन की टेक्निक अच्छी होगी ना तो देश अच्छा होगा, और जब देश अच्छा होगा तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा बिजनेस करने के लिए, आपकी फैमिली को सर्वाइवल के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है जी, तो फटाफट पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को। सोशल सर्वाइवल से पढ़ने, वेरियस बिजनेस हाउसेज अंडरटेक द चैरिटेबल एक्टिविटीज़। बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक द स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल्स वगैरह खोल लेते हैं। पॉल्यूशन के अंदर मैं क्या बात कर रहा था, बिजनेस शुड यूज़ द एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक। बिजनेस को क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज़ करनी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन के लिए, एंड मेक द एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक फॉर द वेस्ट ऑफ द मटेरियल। और आपके अपने इन्वायरमेंट, अपने वेस्ट के लिए, जो आपका वेस्ट ऑफ मटेरियल बच रहा है बाद में, उसके लिए भी आप एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक को यूज़ करें। अपने वेस्ट को किसी ना किसी तरीके से उसको दोबारा रिसाइकिल कर लो यार, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने वेस्ट को सड़क पे तो मत फेंको। सर दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जो दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल हब है, दिल्ली के इंडस्ट्रियल हब है, ओखला है, बवाना है, ये सब है। सर आप इनके आसपास की जो सड़कें देखोगे ना, जो जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड है, अगर वो थोड़े से सुनसान है तो ये इंडस्ट्री वाले अपना जो स्क्रैप है सारा सारा वहाँ फेंकाते हैं, कुछ नहीं हो रहा उसका। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार, कि हम अल्टीमेटली अपने इन्वायरमेंट को ही ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट होता है बेटा। तो हम लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, चलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की ओर। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के की जो नीड्स को फुलफिल करने के जो ऑब्जेक्टिव है ना, उनको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के में उसके हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइडिंग द गुड एंड वर्किंग कंडीशंस। सर हमारे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ना एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे सकें। एम्प्लॉयज़ को जितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, जितना अच्छा उनको वर्किंग आस पर का एटमॉस्फेयर मिलेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो और अच्छा काम कर पाएंगे जितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। कई जगह एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है जैसे कि गर्ल्स एनवायरनमेंट के लिए वो वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट गर्ल्स को नहीं मिला तो गर्ल्स वहाँ पे अपना बेस्ट आउटपुट कैसे दे सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। कई सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट्स नहीं है। आप इमेजिन करो एक चीज़ को, आपने कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया एक गर्ल को कि वहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट ही नहीं है ना। तो ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पे गर्ल्स क्राउड काम कैसे करेगा, क्या वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो आपको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट करना है, आपको एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी है एम्प्लॉय को, तभी एम्प्लॉय अपनी बेस्ट ऑब्जेक्टिव, तभी जो एम्प्लॉय अपना बेस्ट मैक्सिमाइज जो है वो आउटपुट दे पाएगा। फेयर वेजेस एंड सैलरी, देखो ये बात तो भैया हम सबसे पहले बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर एम्प्लॉय को आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, उसको फेयर वेजेस ही नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे काम करेगा। आप जो जितना मर्जी मोटिवेट करो, जितना मर्जी उसके अंदर आग पैदा कर लो कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिगाना करो, जितनी मर्जी उसको फोर्स कर लो मोटिवेट कर करके कि नहीं आपको अच्छा काम करना है, आपको अच्छा काम करना है, एंड में आप उसको पैसे कम दे रहे हो, कुछ नहीं होगा आपके मोटिवेशन से। मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन है, मनी से बड़ा दुनिया का कोई मोटिवेशन नहीं है। अच्छा काम अगर कराना है तो अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। तो आप एम्प्लॉय को फेयर वेजेस पेड करेंगे, ठीक है जी, सही वेजेस पेड करेंगे। ऐसा ना हो काम कराते हो 10,000 का, रुपये देते हो उसको 2,000 रुपये, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। अब तो गवर्नमेंट ने इसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू कर दिया कि कम से कम आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। वो बात अलग है कि इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो नहीं होता, क्योंकि जो नेता होते हैं सारे वो बिजनेसमैन से मिले होते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड अपडेट देयर नॉलेज। सर आपका अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। अपने एम्प्लॉयज़ को जितना ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दोगे, जितना ज़्यादा वो ट्रेंड होंगे, तो आप ही के लिए तो काम करेंगे, उतना अच्छे से काम करेंगे।
एंड अपडेट देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को अपडेट करना है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इससे होगा कि जब एम्प्लॉयज़ बिल्कुल ट्रेंड होंगे और बिल्कुल अपनी उनकी जो नॉलेज है बिल्कुल अपडेटेड होगी, तो वो काम कितने अच्छे से करेंगे आप इमेजिन करो। तो बिज़नेस का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमेशा क्या होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, और उनकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। इससे ना कई सारे एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगता है, कई सारे एम्प्लॉयज़ भी ना आगे बढ़ के काम करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जो लोग अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, जो अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को अपडेट करती है। कई सारे जो एम्प्लॉयज़ है, जो मेहनती एम्प्लॉयज़ है ना, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लाइक करते हैं, वो वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। इसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट, पीयर रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग। सर सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ही बड़ी चीज़ है सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको डालना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में खैर ज़्यादा था, आजकल तो खैर ख़त्म हो चुका है। आजकल बिजनेसमैन को ये बात समझ में आ गई है कि भैया एम्प्लॉय से सही तरीके से बात करनी है। ये पहले के टाइम पर तो भाई साहब गुलाम बना के रखते थे, कुछ भी उठा हाथ में आया अपने जो नौकर उसको दे के मार दिया। आजकल थोड़ा ऐसा नहीं है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना मिलने लग गई है। लेकिन ये है बहुत ज़रूरी। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप उसको इज्जत ही नहीं दोगे, तो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं देगा आपको। सर गिव एंड टेक होती है हमेशा चीज़ें। अगर आपने उसको दिया नहीं तो आप उससे ले भी नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि आप उसको पूरे दिन बेइज्जती करते रहोगे और वो आपके लिए अच्छा काम करेगा? सर कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, पीयर रिकॉग्निशन, मतलब उसको पहचान दो। एक पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग, अगर कभी आप कोई मैनेजमेंट कोई मीटिंग ले रहे हो डिसीजन मेकिंग के अंदर, एक बार उसको भी बुला लो अगर उसकी नॉलेज है उस रिगार्डिंग, तो कि भैया आ जा तू भी बैठ जा। और अगर उसकी कोई राय आपको अच्छी लगती है तो उसको फॉलो करो। आपको लगता है कि वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना एम्प्लॉयज़ को अच्छा फील कराती है। यार मैनेजमेंट ने मुझे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे बुलाया था और मेरी बात मानी थी। और फिर वो क्या करेगा, अपना बेस्ट आउटपुट से काम करेगा वो, और भी आगे भी अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। लास्ट है प्रोवाइडिंग द स्पेशल बेनिफिट सच एज द हाउसिंग, मेडिकल एंड द फ्री एजुकेशन। सर हमने बोला कि थोड़ा सा ना और बेनिफिट्स भी देने चाहिए। और बेनिफिट्स में हम लोग किसे क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग द स्पेशल बेनिफिट। आपको ना कुछ स्पेशल बेनिफिट दे देनी चाहिए, जैसे कि हाउसिंग बेनिफिट दे दो। बहुत सारी कंपनी देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट अलाउंसेस पेड करती हैं, कि अगर एम्प्लॉय किराए पर रह रहा है तो वो उसको किराया दे देगी अलग से, ठीक है जी। कई सारी कंपनी तो घर ही दे देती है अपने, कि भाई हमारे घरों में रह लो आप। मेडिकल फैसिलिटी, फिर बहुत सारी कंपनियां आजकल अपने एम्प्लॉयज़ को ईएसआई वगैरह की फैसिलिटी दे रही है वर्कर्स को। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो ईएसआई हॉस्पिटल में जाके इलाज करा ले। कई सारी कंपनियां मेडिक्लेम करा के देती है कि भैया अगर आप घर में कोई बीमार हो जाए तो आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मेडिक्लेम से इलाज करा सकते हैं। फ्री एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, वो उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ा लो। इन्फोसिस इज़ अ कंपनी जो ये कंसेप्ट फॉलो करती है, ठीक है जी। इंडिया के अंदर अगर मैं सही मायने बोलूँ तो सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कोई कंपनी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, जो कोई कंपनी इस चीज़ को बिल्कुल सही लेके चलती है, जो सही में सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों को सही फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ दो कंपनियाँ सही तरीके से माना है, एक टाटा और एक इन्फोसिस। सर टाटा और इन्फोसिस इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेंट है, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को लेके। दोनों कंपनी बहुत अच्छे सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करती है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लेके। सर टाटा और इन्फोसिस एक ऐसी कंपनीज है जहाँ का एम्प्लॉय सरकारी नौकरी की तरफ नहीं देखता। वो नहीं चाहता मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, वो लात मारते गवर्नमेंट जॉब को, बोले नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही है। सर ये सारी चीज़ें मिलती है टाटा और इन्फोसिस के अंदर। तो कई सारे बच्चे ड्रीम भी लेके चलते हैं कि नहीं यार मुझे कल जॉब करनी है तो टाटा और इन्फोसिस कंपनी में जॉब करनी है। सर अब एक बात देखो, एक कंपनी ने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से निभाया, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने ऐसे पूरे करे कि आज यूथ का ड्रीम बन गए कि नहीं यार हमारा सपना है कि हमें एक दिन इन्फोसिस में जॉब करनी है। समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया है। इन्फोसिस बहुत अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देती है, बहुत ही अच्छा, सैलरी बहुत अच्छी देती है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सैलरी देती है। ट्रेनिंग, सारे एम्प्लॉय को इतनी कम्पिटेटिव ट्रेनिंग मिलती है ना कि दुनिया के सबसे अच्छे एम्प्लॉय उन्होंने बनाए हैं। अपडेट देयर नॉलेज, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पढ़ा भी रहे हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से उन्होंने कॉलेज खोल रखे हैं, फर्दर एजुकेशन ले लिए तो भैया पढ़ ले भी साथ में। रिस्पेक्ट, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी रिस्पेक्ट पेड करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर तक बेच रखे हैं उन्होंने, और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर दे रखे हैं, मालिकाना हक दे रखा है।
प्रोवाइडिंग द सोशल बेनिफिट, ये तो इन्फोसिस ने दबा के दे रखे हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से 3 थे बता दो फटाफट यार। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीनों को हमने डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में बहुत अच्छे से आया तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जाते जाते बेल आइकन प्रेस कर देना। कई लोगों ने नहीं कर रखा। ठीक है, प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आए ना तो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो यार थोड़ा ना शेयर स्पीड से करो, शेयर स्पीड से नहीं कर रहे तुम लोग, शेयर स्पीड से करो ताकि लोगों को ना पता लगता रहे कि बेस्ट क्लास कहाँ चल रही है। ठीक है, तो गुड बाय करते हैं बेटे।